नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ़ वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और हमें प्रूव करना है वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी। तो इस कंडीशन से अगर दोनों पार्ट्स को हम लेफ़्ट साइड में लेके आए, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल्स टू जीरो, तो इसको हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, ए डॉट बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट वाले को भी सॉल्व करूँ, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इक्वल्स टू जीरो एंड हैंस ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमें कंडीशन मिला है वेक्टर ए और वेक्टर बी माइनस सी दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, जब वेक्टर ए जीरो हो, या फिर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी जीरो हो, या फिर थीटा जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए 90 डिग्री। राइट साइड वाला पार्ट कब पॉसिबल है, या तो वेक्टर ए जीरो हो और वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी जीरो हो जाए, या फिर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा क्योंकि दोनों के अंदर वो तो कॉमन पार्ट होगा, एक ही क्वेश्चन है तो थीटा 90 थीटा 0 ये कंडीशन कैंसिल। फर्स्ट कंडीशन हमें पहले ही दे दिया वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब हमारे पास एक ही कंडीशन बचा है यहाँ पे, ओनली बी माइनस सी में भी इक्वल टू 0। तो केवल एक ही कंडीशन रहेगा, बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। सो it is possible only if vector b minus vector c is 0 and hence vector b is equals to vector c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइन्स। तो लाइन 1 हमें दे रखा है r is equals to I cap plus j cap minus k cap plus s 2 I cap plus j cap plus k cap। हम इसको सपोज कर लेते हैं कुछ r इक्वल्स टू वेक्टर a1 प्लस s वेक्टर b1। a1 उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे लाइन 1 पास हो रहा है, और b1 उस पॉइंट का b1 जो वेक्टर है वो लाइन के पैरेलल वेक्टर है। सिमिलरली लाइन 2 हमें गिवन है r इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस t मल्टीप्लाइड बाई 4 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये दोनों लाइंस पैरेलल ही हो गई, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस ब्रैकेट में से अगर 2 को कॉमन ले लें तो ये बनेगा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। सो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस इसको कुछ लैम्डा सपोज कर लेते हैं 2t के लिए एक नया कांस्टेंट, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप विच इज सपोज इट इज़ इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सिंस वेक्टर b1 इज पैरेलल टू वेक्टर b2, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है एक्चुअल में हमारे पास में a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। लेकिन अभी यही फॉर्मूला हमारा बन जाएगा a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b एंड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर b। तो
तो a2 माइनस a1 का हमें b के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। यहाँ पे पैरेलल लाइंस के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। सो पहले a2 माइनस a1 निकाल लो। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। सो इट विल बी आई कैप और जे कैप तो कैंसिल हो जाएंगे, केवल 3k कैप हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट a2 माइनस a1 का हमें क्रॉस किसके साथ करना है, वेक्टर b के साथ में। सो 3k कैप क्रॉस वेक्टर b है हमारा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। वेक्टर b का मतलब b1 इज इक्वल्स टू b2। b1 और b2 जो दोनों सेम थे उसी को हमने वेक्टर b लिया है। सो 3k कैप को 2i कैप के साथ करोगे तो 6 इंटू k कैप क्रॉस i कैप प्लस 3 इंटू k कैप क्रॉस j कैप प्लस 3k कैप क्रॉस k कैप। तो k कैप क्रॉस i कैप हमारा बन जाएगा j कैप, k कैप क्रॉस j कैप बनेगा माइनस i कैप और लास्ट वन वाला जो है 0 हो जाएगा। तो a2 माइनस a1 क्रॉस b का वैल्यू हमारे पास में आ गया। इसके बाद हमें d का वैल्यू निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b डिवाइडेड बाय वेक्टर b, इस पूरे का मॉड रहेगा। सो न्यूमरेटर में हमारा वेक्टर है 6j कैप माइनस 3i कैप, इसका भी मॉड रहेगा। और नीचे वाला जो वेक्टर है वेक्टर b 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप, उसका भी हमारे पास में रहेगा मॉड्यूलस। सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 1, तो 36 प्लस 9 रूट 45 बन गया और ये वाला बन जाएगा रूट ऑफ 6। 45 को लिख सकते हैं 3 रूट 5, ये वाला हमारा रूट 6 ही है, तो रूट 6 का मतलब हो गया रूट 3 इंटू 2। तो 3 को रूट 3 अगर कैंसिल कर देता है तो ये बनेगा रूट 3 इंटू 5 अपॉन रूट 2, दैट इज़ रूट ऑफ 15 अपॉन 2। तो ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का और पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट। तो एक पॉइंट हमें दिया है, पॉइंट ए का एक्चुअल में हमें पोजीशन वेक्टर दिया है गिवन। पॉइंट ए इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। एक लाइन हमें दिया है, लाइन 1 इज r इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस s 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में अगर चेंज करूँ तो ये बनेगा x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन माइनस 3, z माइनस 2 अपॉन 2। ये मेरी लाइन 1 हो गई। नेक्स्ट लाइन 2 मुझे गिवन है r इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस t इंटू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। इसको भी कार्टेशियन में अगर चेंज करें तो x माइनस 3 अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन माइनस 3, z प्लस 2 अपॉन 1। तो हमें गिवन है सिंस, या फिर पहले प्लेन का इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस t इक्वल्स टू 0, where a b c are direction ratios of नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। ये प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हैं, ठीक है।
since plane passes through पॉइंट ए, सो पॉइंट ए इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। यहाँ से हमें पॉइंट ए क्या मिलेगा 1, 2, -1। सो प्लस में b इंटू वाई का वैल्यू है 2, प्लस में c इंटू जेड का वैल्यू -1, प्लस में है d = 0। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल गई a + 2b - c + d = 0। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमें दिया है सिंस प्लेन इज पैरेलल टू लाइन 1 एंड लाइन 2। तो प्लेन अगर लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो प्लेन के क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये लाइन है हमारा और ये अगर प्लेन है, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो लाइन के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की कंडीशन क्या होती है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। यानी करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट करके अगर सम करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। सो सिंस प्लेन इज पैरेलल टू लाइन 1, सो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। a1 का मतलब हम प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज ले लेते हैं। सो a1 हो गया हमारा a, a2 का मतलब हो गया 2, प्लस, या फिर यहाँ पे लिख भी सकते हो चाहो तो, डायरेक्शन रेशियोज a1 = a2 = 2 लिख लो, b2 = -3, c2 = 2। और ऐसी सेकेंड लाइन के लिए भी डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज a3 = 1, b3 = -3, c3 = 1। और प्लेन के लिए जो है ये डायरेक्शन रेशियो a b c है ही। सो a × a2 का वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस b1 का मतलब b, b2 का वैल्यू है -3, प्लस में c1 का वैल्यू c एंड c2 का वैल्यू है हमारे पास में 2, विच इज़ इक्वल्स टू 0। सो 2a - 3b + 2c = 0। ये हमारे पास इक्वेशन 3 मिल गया हमें। अगेन प्लेन इज पैरेलल टू लाइन 2 ऑल्सो। So a1 × a3 + b1 × b3 + c1 × c3 is also equals to 0. So a multiplied by 1 plus b multiplied by -3 plus c multiplied by 1 is equals to 0. Hence a - 3b plus c equals to 0. तो a b c के अंदर हमें एक और इक्वेशन मिल गया। सो बाय इक्वेशन 3 और 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 2a - 3b + 2c = 0, a - 3b + c = 0। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो a के डिवीजन में बनेगा -3 × 1 -3 - -6। b के डिवीजन में आएगा 2 × 1 2 -2 × 1 2 = c अपॉन -6 + 3। तो ये हमें मिलेगा a/3, b/0 एंड c/-3। इसको रेशियो को हम सपोज कर लेते हैं किसी k के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, सो a = 3k, b = 0 and c = -3k. Put values of a, b, c in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 हमारा क्या था, a + 2b - c + d = 0। a + 2b - c
प्लस टी इक्वल्स टू 0। तो ए का वैल्यू हो गया हमारा 3k, बी का वैल्यू तो 0 है, सी का वैल्यू -3k है तो ये +3k बना देगा, प्लस में डी इक्वल्स टू 0 एंड हैंस 6k प्लस टी इक्वल्स टू 0, सो डी इक्वल्स टू -6k। तो ए बी सी डी सबका वैल्यू हमारा के की फॉर्म में आ गया। सो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। वहाँ पर ए बी सी डी का वैल्यू पुट कर दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू 3k इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस -3k इंटू जेड -6k इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा 3x -3z -6 इक्वल्स टू 0। 3 को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो x - z -2 इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू x - z इक्वल्स टू 2। तो ये तो हमें उस प्लेन का क्या मिल गया, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसी को अगर वेक्टर इक्वेशन में चेंज करना है तो आसान है, ये किसके इक्वल है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप माइनस के कैप विच इज़ इक्वल्स टू 2। इसी से तो बना है, ये डॉट प्रोडक्ट करोगे वापस से वही मिल जाएगा। इसको हम जनरल पोजीशन वेक्टर ऑफ अ जनरल पॉइंट बोलते हैं, आर डॉट आई कैप माइनस के कैप इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो गई हमारी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो सेक्शन बी हमारे यहाँ पे सॉल्व होता है। नेक्स्ट देखो सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमें दिया है फर्स्ट 11th क्वेश्चन, इवेल्यूट I is equals to -1 to 2 x cube minus 3x square प्लस 2x, मोड है इन सब का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मोड ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो पहले तो मोड वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं कि ये क्या आता है। सिंस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू, एक्स को पहले तो कॉमन ले लो तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सॉरी, केवल पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं। सो x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये हमें मिल जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। इसका मतलब 3 तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट का मतलब इस फंक्शन को 0 के इक्वल रखना है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसका मतलब हो गया जो हमारा इंटीग्रेशन दे रखा है -1 से 2 के बीच में, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x विच इज़ इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, देखो -1 से -1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1 एंड 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 2। अब x का वैल्यू जब -1 से 0 के बीच में है, क्योंकि हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी लेंगे और लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी कंसिडर करेंगे, तो टोटल 4 पॉइंट्स बन गए, -1, 0, 1 एंड 2। तो -1 से 0 के बीच में फंक्शन कैसा है, 0 से 1 के बीच में कैसा है, 1 से 2 के बीच में कैसा है फंक्शन का बिहेवियर, वो हमें चेक करना है। तो -1 से 0 के बीच में जब x का वैल्यू रहेगा, यहाँ पे देखो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2,
फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं जब -1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू अगर 0 हो, जैसे x का वैल्यू अगर मैं इन दोनों के बीच का रखूँ -0.5, इस x की जगह रखा -0.5, यहाँ पे रखा -0.5, -1, लास्ट वाला -0.5, -2। तो ये पार्ट कैसा है, नेगेटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये वाला पार्ट भी क्या है, नेगेटिव, मतलब पूरी टर्म क्या आने वाली है, नेगेटिव आएगी। अब ये हमें पता है नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ नेगेटिव ऑफ नंबर क्या होता है, -5। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, -(x³ - 3x² + 2x, यानी मॉड ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब x का वैल्यू जब तुम्हारा 0 से 1 के बीच में रहेगा, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू पुट करके देखो क्या आता है। सो x इंटू x - 1 x - 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1, x इक्वल्स टू 0.5 रखो, यहाँ पे रखा 0.5, यहाँ रखोगे 0.5 -1, यहाँ रखोगे 0.5 -2। ये पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये वाला पार्ट भी नेगेटिव, तो ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिलेगा। तो मॉड हटा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x³ - 3x² + 2x, फंक्शन हमारा वही रहने वाला है। नेक्स्ट, x का वैल्यू अब हमारा थर्ड इंटरवल है 1 से लेके 2 के बीच में, जब x का वैल्यू है तब क्या होगा, तो 1 से 2 के बीच का कोई वैल्यू रखो, जैसे x का वैल्यू 1.5 रखा, 1.5 -1, 1.5 -2, ये पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो मॉड ऑफ -5 फिर से माइनस ऑफ -5 के इक्वल होता है, तो ये बनेगा -(x³ - 3x² + 2x। इसका मतलब -1 से 0 तक भी नेगेटिव है, 1 से 2 तक भी नेगेटिव है, 0 से 1 के बीच में वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये तो काम हुआ हमारा मॉड हटाने का। तो हमने मॉड्यूलस हटा दिया है, अब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो -1 to 0, इसके अंदर हमारा इंटीग्रेंड क्या बनेगा, -(x³ - 3x² + 2x, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट इंटरवल है 0 to 1, यहाँ पे मॉड हट जाएगा नॉर्मली, x³ - 3x² + 2x, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। लास्ट में हमारा फिर से 1 से 2 के बीच में फिर से नेगेटिव आएगा, x³ - 3x² + 2x dx। अब सॉल्व कर लो सबको। इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 0, ये रहेगा -(x³ + 3x² - 2x dx। सेकेंड पार्ट में है 0 to 1, x³ - 3x² + 2x, integration with respect to x, and the last one is integration over 1 to 2 -(x³ + 3x² - 2x, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सबका इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट्स पुट कर देंगे। सो फर्स्ट पार्ट -(x³ का इंटीग्रेशन -(x⁴/4) + 3(x³/3) - 2(x²/2), लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 0। नेक्स्ट, (x⁴/4) - 3(x³/3) + 2(x²/2), lower limit 0, upper limit 1. And the third term is (x⁴/4) + 3 × (x³/3) - 2 × (x²/2), lower limit 1, upper limit 2। पहले सिंप्लीफाई कर लो लिमिट रखने से पहले, (x⁴/4) + (x³ - (x²) -1 to 0 plus (x⁴/4) minus (x³ plus (x²) 0 to 1 plus minus (x⁴/4) plus (x³ minus (x²) लिमिट फ्रॉम 1 to 2। अब हर पार्ट में पहले अपर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट पुट करोगे फर्स्ट पार्ट के अंदर तो
सब कुछ जीरो ही बन जाएगा, -0 + 0 -0। लोअर लिमिट -1 पुट करेंगे तो बनेगा -1 की पावर 4 1, सो 1/4 -1 टू द पावर 3 -1 -1 का होल स्क्वायर +1, सो ये -1 ही रहने वाला है। सेकेंड पार्ट अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1/4 -1 +1, लोअर लिमिट है 0। थर्ड पार्ट में अपर लिमिट 2 पुट करेंगे पहले तो 2 की पावर 4 16, 16/4 -4 प्लस 2 की पावर 3 8, 2 टू द पावर 2 4। लोअर लिमिट पुट करोगे -1/4 +1 -1, तो ये हमें मिल गया 0 -1/4 -1 एलसीएम लोगे तो ये बनेगा -9/4 प्लस इसमें एलसीएम लोगे -1 + 1 तो कैंसिल हो गया, केवल 1/4 ही बचा यहाँ पे। तो थर्ड वाले पार्ट में -4 -4 -8 कैंसिल, तो ये हमें मिला माइनस ऑफ ये +1 -1 कैंसिल तो माइनस इंटू -1/4, तो ये लास्ट आंसर रह जाएगा 9/4 + 1/4 + 1/4, सो 9 + 1 10 + 1 11/4, जो भी इसका यूनिट है ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11th। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12th में कहा यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द लाइन x + y = 2 पैराबोला y² = x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो डायग्राम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। y² = x का पैराबोला बनेगा y एक्सिस को ओरिजिन पर टच करता हुआ x एक्सिस के अबाउ सिमेट्रिक। x + y = 2 की लाइन x और y एक्सिस पे 2 यूनिट्स के इंटरसेप्ट कट करेगी तो कुछ इस फॉर्म में लाइन बनेगी। तो ये हमारा इंटरसेक्शन का पॉइंट हो गया। इस हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन एरिया निकालना है, इसका मतलब ये सारा पार्ट, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, तो हमें ये वाला इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालना होगा। ये पॉइंट हमें पता है लाइन x + y = 2 एक्स एक्सिस को 2,0 पे कट कर रहा है, यहाँ पे जैसे 0,2 पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट तो हमें 2 मिल गया। यहाँ पे ओरिजिन है तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू तो 0 ही होगी, तो हमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो फॉर point of intersection या फिर for point A क्या करोगे, सिंस y² = x, y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से y = 2 - x, तो 2 - x यहाँ पे पुट कर दो, 2 - x होल स्क्वायर = x, सो 4 + x² - 4x = x, hence x² - 5x + 4x 4 = 0। फैक्टर्स बनाओगे इसके तो x - 1 × x - 4 मिलेगा तुम्हें, सो x = 1 एंड x = 4। x = 1 होगा तो y का वैल्यू बन जाएगा 2 - 1 1, x का वैल्यू 4 होगा तो y का वैल्यू बन जाएगा -2। तो एक तो ये लाइन आगे जाके कहीं पे काटेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में पैराबोला को, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये पॉइंट A हमारा हो गया 1,1। इसका मतलब ये पॉइंट है 1,0। सो रिक्वायर्ड एरिया = 0 to 1, 0 से 1 के बीच वाला ये एरिया किससे कवर हो रहा है, पैराबोला से। सो y पैराबोला dx प्लस 1 से लेके 2 तक का एरिया किससे कवर हो रहा है, लाइन से। सो 1 से 2
वाई लाइन dx। पैराबोला के लिए y का वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, तो y का वैल्यू हो गया रूट एक्स। लाइन के लिए y का वैल्यू हम पहले ही लिखे हैं 2 माइनस एक्स dx। सॉल्व कर लो। रूट एक्स का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट रहेगी 0 से 1। 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो 2x माइनस एक्स का हो जाएगा x²/2, लिमिट 1 से 2 तक। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा 2/3 कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गया। x टू द पावर 3/2, लिमिट है 0 से 1, प्लस 2x माइनस x²/2, लिमिट 1 to 2। अब लिमिट्स पुट कर दो। सो 2/3 अपर लिमिट पुट करोगे 1 टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2, 0 ही रहेगा। यहाँ अपर लिमिट अगर पुट करोगे तो 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4/2, 2 आ जाएगा। माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 2 1 जा 2 माइनस 1 स्क्वायर, सो 1/2। तो ये हमें मिला 2/3 इंटू 1 प्लस 4 माइनस 2 हो गया 2 माइनस 2 माइनस 1/2 3/2। सो 2/3 प्लस 2 माइनस 3/2 बन जाएगा 1/2, और इनका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 3 अपॉन 6, दैट इज 7/6 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। नेक्स्ट इसके और में भी एक पार्ट हमें दे रखा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। तो और के अंदर हमें रीजन दे रखा है सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स x, y सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल्स टू y विच इज लेस देन इक्वल्स टू √3x and x² plus y² is less than equals to 4। तो 0 लेस दैन इक्वल्स टू y लेस दैन इक्वल्स टू √3x, इसका तो मतलब हो गया y² इक्वल्स टू 3x पैराबोला है। इसका मतलब हो गया सर्कल का इंटीरियर पार्ट x² प्लस y² इक्वल्स टू 4। इसका मतलब ये भी हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का, y का वैल्यू जो 0 से बड़ा है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये हमारा एक सर्कल हो गया, y² इक्वल्स टू 3x पैराबोला कुछ इस फॉर्म में होगा। तो पैराबोला से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया कवर हो रहा है, यही वाला एरिया कवर हो रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वही, इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमें निकालना होगा। ये पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे है, सर्कल की रेडियस क्योंकि 2 है तो ये पॉइंट तो हमें मिल ही गया 2,0। ठीक है, सिंस सर्कल इज x² प्लस y² इक्वल्स टू 4 विच इज इक्वल्स टू 2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो रेडियस क्या हो गया सर्कल का 2 हो गया, रेडियस 2 हो गया तो ये पॉइंट तो सर्कल की रेडियस बाउंड्री पे है तो 2,0 ही हुआ। इसका मतलब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ए निकालना है। सो 4 पॉइंट ए, सिंस x² प्लस y² इक्वल्स टू 4 और y² इक्वल्स टू कितना दिया है हमें 3x, ये पुट कर दो। x² प्लस 3x इक्वल्स टू 4, सो x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस 4 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर मिल गए हमें। यहाँ से x का एक वैल्यू मिलेगा +1 और एक x का वैल्यू मिलेगा -4। ठीक है, तो x का वैल्यू -4 तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, केवल x का वैल्यू 1 जहाँ पे होगा, x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की 2 वैल्यू हमें करस्पॉन्डिंग मिल जाएगी, ये तो नॉट पॉसिबल आ जाएगा।
जब x इक्वल्स टू 1 है तब करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 1, सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3, सो y इक्वल्स टू √3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे होने वाले हैं 1√3 एंड 1 कोमा माइनस ऑफ √3। तो एक तो पॉइंट ये वाला है हमारा 1 कोमा √3, एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा 1 कोमा माइनस √3, लेकिन हमें केवल पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो 1 कोमा 0। अब लाइन सेगमेंट ए बी के जो लेफ़्ट साइड का पार्ट है ये तो किससे कवर हो रहा है, सर्कल की बाउंड्री से, और जो राइट साइड का पार्ट है वो किससे कवर हो रहा है, सॉरी लेफ़्ट साइड का पार्ट पैराबोला से बाउंडेड है एंड राइट साइड का पार्ट सर्कल से बाउंडेड है। और केवल हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेना है क्योंकि हमें दे रखा था पैराबोला के लिए y का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल्स टू 0 to 1 y पैराबोला dx प्लस 1 से 2 y सर्कल dx। 0 से 1 पैराबोला के लिए y का वैल्यू कितना है, √3 ऑफ x, ये रूट पूरा है इसके ऊपर, सो y इक्वल्स टू √3x dx प्लस 1 से 2, सर्कल के लिए y का वैल्यू बन जाएगा हमारा √4 - x² dx। सो √3 बाहर आ गया, 0 से 1 √x dx प्लस इंटीग्रेशन ओवर 1 to 2 √4 - x² dx। तो √x का तो इंटीग्रेशन जानते हैं, x⁴/2 अपॉन 3/2 0 to 1 प्लस √4 - x² का इंटीग्रेशन बन जाएगा x/2 √4 - x² प्लस a²/2 होता है तो 4/2 साइन इनवर्स x/a, सो x/2 1 to 2 लिमिट हो जाएगी। यहाँ पर √3 इंटू 2/3 बन गया, x⁴/2 0 to 1 प्लस इसमें अपर लिमिट पुट करोगे तो फर्स्ट पार्ट तो 0 हो गया, 4/2 इंटू साइन इनवर्स 2/2 का मतलब साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, सो 1/2 √4 - 1 3 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 1/2। सो √3 इंटू 2/3 बन जाएगा 2 अपॉन √3, अपर लिमिट पुट करोगे 1⁵3/2 माइनस लोअर लिमिट 0। नेक्स्ट 4/2 हो गया 2, साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2 माइनस √3/2 प्लस 4/2 हो गया 2, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब π/6। सो 2/√3 प्लस π माइनस √3/2 प्लस π/3, तो ये हमें मिलेगा 2/√3 प्लस π माइनस √3/2 माइनस π/3। सो 2/√3 माइनस √3/2 प्लस π माइनस π/3। फर्स्ट टू टर्म्स को सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो 2/√2 इंटू √3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा 4 - 3। यहाँ एलसीएम लोगे तो बनेगा 2π/3। तो ये हमें मिल गया 1/2 √3 प्लस 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा हो जाता है फाइनल आंसर। इसके बाद सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 0। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 0। तो एक पॉइंट हमें दिया है, पॉइंट ए हमें दिया है 1, 2, 0 अपॉन द प्लेन। एक प्लेन का इक्वेशन भी दिया है, x - 3y + 2z = 9।
तो इस प्लेन के ऊपर इस पॉइंट का हमें फुट फाइंड करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ये अगर हमारा प्लेन है, इसके ऊपर यहाँ ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मान लो पॉइंट बी आता है, तो हमें इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। एंड इन लास्ट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन। पॉइंट ए का हमें गिवन प्लेन से जो डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो पॉइंट ए का प्लेन से डिस्टेंस तो नॉर्मली हम फाइंड कर सकते हैं, वो तो आसान है, चाहे तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हो पहले से ही, लेकिन उसने हैंस का, इसका मतलब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ना यूज करके हमें पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस निकालना है एक्चुअल में। सो पहले हम पॉइंट बी फाइंड करेंगे। सो लेट बी इज़ द फुट ऑफ, let B is the foot of perpendicular drawn from point A to the plane 1। इसको हम plane 1 इक्वेशन नाम दे देते हैं। लेट पॉइंट B के कोऑर्डिनेट सपोज कर देते हैं x1, y1, z1। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x1 -1, y1 -2 एंड c1 विल बी z1 -0, दैट इज z1। ठीक है। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, प्लेन की इक्वेशन होती है हमारी स्टैंडर्ड ax + by + cz + d = 0। तो ए बी सी को ही हम उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पर ए का वैल्यू हमारे पास में अभी है 1, बी का वैल्यू -3 एंड सी का वैल्यू है हमारे पास में 2। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो इस वक्त कितने हैं, 1, -3 एंड 2। x -3y + 2z, तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, वो हमारे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब प्लेन का जो नॉर्मल होगा, ये प्लेन का अगर मैं नॉर्मल बनाता हूँ, ये नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर और ए बी आपस में कैसे हो गए, पैरेलल। सिंस ए बी इज पैरेलल टू नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर उसकी लाइन ए बी तो पैरेलल हो गया। अगर पैरेलल होता है तो डायरेक्शन रेशियो में क्या कंडीशन बनती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 का वैल्यू है x1 -1 अपॉन में a2 का वैल्यू 1, y1 -2 अपॉन -3, z1 अपॉन c2 का वैल्यू हो गया 2। इसको किसी k के इक्वल सपोज कर लेते हैं। सो x1 -1 अपॉन 1 = k, y1 -2 अपॉन -3 = k, z1 अपॉन 2 = k। तीनों पार्ट को चौथे पार्ट के इक्वल रखा। यहाँ से हमें मिलेगा x1 -1 = k एंड हैंस x1 = k + 1। यहाँ से मिलेगा y1 -2 = -3k, सो y1 = -3k + 2, और यहाँ से हमें मिल जाएगा z1 = 2k। अब x1 y1 z1 की हमारे पास वैल्यू आ गई। सिंस पॉइंट बी लाइज ऑन प्लेन, क्योंकि पॉइंट बी कहाँ पे है, प्लेन के ऊपर ही तो है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। सो सिंस x - 3y + 2z = 9, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x1 - 3y1 + 2z1 = 9। सबकी वैल्यू पुट कर दो। x1 का वैल्यू है k + 1, y1 का वैल्यू है -3k + 2, z1 का वैल्यू है 2k विच इज़ इक्वल्स टू 9। सो k + 1 + 9k -6 + 4k = 9। सो 9k + k 10k + 4 14k, 1 - 6 -5 उधर जाएगा तो वो भी 14 बन जाएगा। सो k = 1। अब k का वैल्यू अगर 1 आ गया, सो x1 = क्या था, k + 1, सो 1 + 1 = 2,
y1 का वैल्यू था हमारा -3k+2, सो -3 + 2 -1। z1 का वैल्यू था 2k, सो 2 × 1 = 2। इसका मतलब पॉइंट बी हमारा क्या बन गया, 2, -1, 2। तो एक तो ये हमें पॉइंट बी मिल गया। इसके बाद हमें डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए 1, 2, 0 फ्रॉम प्लेन डी इज इक्वल्स टू ए बी निकाल लो, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। सो 1 माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है यहाँ, तो आसान है, 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 - 2 का होल स्क्वायर 1, 2 + 1 का होल स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर 4, तो √40। तो ये हमें डिस्टेंस मिल गई। इसके बाद लास्ट हमारा सेक्शन बचता है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में हमें दे रखा है, An insurance company believes that people can be divided into two classes, those who are accident prone and those who are not। तो दो हमारे पास में इवेंट बन गए यहीं से। क्वेश्चन नंबर 14, लेट इवेंट E is persons who are accident prone एंड इवेंट F क्या हो जाएगा, persons who are not accident prone। ठीक है, तो इवेंट यहीं से बन गए। लिखा है द कंपनीज स्टेटिस्टिक्स शो दैट an accident prone person will have an accident at some time within a fixed 1 year period with probability 0.6। तो एक इवेंट ए हमें सपोज करना पड़ेगा, मीट्स एन एक्सीडेंट। तो अब हमें गिवन क्या है, द एक्सीडेंट एन एक्सीडेंट प्रॉन पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट। इसका मतलब पर्सन वो है जो एक्सीडेंट प्रॉन है, मतलब पहले एक्सीडेंट प्रॉन पर्सन को उसने सेलेक्ट किया, उसके बाद में कह रहा है कि उसका एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी P of A given E at some time within a fixed 1 year period with probability 0.6 and this probability 0.2 for a person who is not accident prone। इसका मतलब P of A given F, जब नॉन एक्सीडेंट प्रॉन वाला पर्सन जब सेलेक्ट हुआ उसका एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, वो 0.2 हमें गिवन है। द कंपनी नोज दैट 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रॉन। अब एक्सीडेंट प्रॉन पॉपुलेशन कितना है टोटल, 20%। इसका मतलब P of E है हमारा 20%, इट मीन्स 0.2। इसका मतलब P of नॉन एक्सीडेंट प्रॉन कितना हो जाएगा, 1 - 0.2 दैट इज 0.8। अब फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग पॉलिसी। किसी ने पॉलिसी लिया वो और उसका एक्सीडेंट होगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसका मतलब हमें एक्सीडेंट का टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो P of A विल बी P of E मल्टीप्लाइड बाई P of A गिवन E प्लस P of F मल्टीप्लाइड बाई P of F गिवन A। तो सबका वैल्यू है हमारे पास में यहाँ पे 0.2, 0.6 प्लस 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, तो ये हो गया 0.12 प्लस 0.16, तो ये बन जाएगा 0.28। सेकेंड हमें क्या है, सपोज दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर हैज़ एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर। अब कह रहा है एक्सीडेंट हो गया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी इज़ एक्सीडेंट प्रॉन। इसका मतलब E का प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो बेस थ्योरम से इसका फॉर्मूला बन जाएगा P of E इंटू P of
ए गिवन ई डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो पी ऑफ ई हमारा है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ ए गिवन ई 0.6। पी ऑफ ए अभी हम फर्स्ट पार्ट में निकाली हैं 0.28, तो ये बन जाएगा 0.12 अपॉन 0.28। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, 12/28। सो 4 3 जा 8, 4 7 जा 28। तो ये हमारे फाइनल आंसर हो गया। तो सैम्पल पेपर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।